हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू के सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये 360 एमसीक्यू का बुक है और इसमें व्याख्या भी दिया हुआ है। इसका बहुत सारा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का जो चैप्टर है वो भूगोल का भौतिक विभाजन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है और आपको इसके बारे में झारखंड में जो भी भौतिक विभाजन किया गया, पठार कैसे बटे हैं, उसके बारे में बताएगा। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड क्षेत्र अति प्राचीन संरचना अंगारा लैंड भूखंड का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। तो गलत है, ये अंगारा लैंड का भाग नहीं है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हुआ गलत। यह क्षेत्र एक लंबे भूगर्भिक काल में अनेक भूगर्भिक हलचलों एवं परिवर्तनों को देखता रहा है। ठीक है, इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही यहाँ अनेक युगों की विविधतापूर्ण चट्टान और खनिज मिलते हैं। ये भी ठीक है। झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम आर्कियन कालीन चट्टानों से लेकर नवीनतम चतुर्थ कल्पकालीन जड़ों निक्षेपण तक पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक गलत था, बाकी सब सही था। 2, 3 और 4 सही था। झारखंड क्षेत्र अति प्राचीन संरचना गोंडवाना भूखंड का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यह क्षेत्र एक लंबे भूगर्भिक काल में अनेक भूगर्भिक हलचलों एवं परिवर्तनों को देखता रहा। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही यहाँ अनेक युगों की विविधतापूर्ण चट्टान और खनिज मिलते हैं। झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम आर्कियन कालीन चट्टानों से लेकर नवीनतम चतुर्थ कल्पकालीन जलोढ़ निक्षेपण तक पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है। तो इसका सही आंसर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। खनिजों का गोदाम घर के नाम से छोटा नागपुर का पठार जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला पढ़िए कि झारखंड की धारवाड़, कुडप्पा एवं विंध्यन समूह के चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, जबकि दामोदर भ्रंश एवं तालचेर का निर्माण पैलियोजोइक काल में हुआ। तो ठीक है, इसी प्रकार राजमहल ट्रैप क्षेत्र मेसोजोइक एवं पाट प्रदेश एवं रांची पठार का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ। तो देखिए, काल का पूरा सार संग्रह में आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसको रट लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सी नंबर सही है, इसका दोनों कथन सही है। ठीक है, व्याख्या देखिए, झारखंड के धारवाड़, कुडप्पा एवं विंध्यन समूह के चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, जबकि दामोदर भ्रंश एवं तालचेर का निर्माण पैलियोजोइक काल में हुआ है। इसी प्रकार राजमहल ट्रैप क्षेत्र मेसोजोइक एवं पाट प्रदेश एवं रांची का पठार जो है सेनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ है। अगला है, छोटा नागपुर का पठार का चट्टान कैसा है। तो ये क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। ठीक है, व्याख्या देखिए, छोटा नागपुर का पठार जो है उसकी चट्टानी क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टान से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत घेरे हुए है। तो 47.8%। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% क्षेत्र को घेरे हुए है। ठीक है, अगला है, झारखंड के भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जो कथन सही है उसको टिक लगाया जाएगा। प्रथम वर्ग की धारवाड़ युगीन परतदार चट्टानें कोल्हान क्रम के रूप में सिंहभूम में पाई जाती हैं। झारखंड राज्य की चट्टानी संरचना यह सबसे प्रमुख चट्टान है। इसका विस्तार राज्य के 90% भूभाग में है। अगला है, इसका विस्तार क्षेत्र सरायकेला, सिमडेगा, सिंहभूम तथा उत्तरी पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में है। ठीक है, कोल्हान की पहाड़ी क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा विस्तार हुआ है। इसे लॉ एस की श्रृंखला में आयरन 1 सीरीज भी कहा जाता है। ठीक है, ये ठीक है, ये हुआ गड़बड़, ये सही। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है, प्रथम वर्ग की धारवाड़ युगीन परतदार चट्टानें कोल्हान के क्रम के रूप में सिंहभूम में पाई जाती हैं। झारखंड राज्य की चट्टानी संरचना यह सबसे प्रमुख चट्टान है। इसका विस्तार राज्य के 90% भूभाग पर है। इसका विस्तार क्षेत्र सरायकेला, सिमडेगा, सिंहभूम तथा दक्षिण पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में है। कोल्हान की पहाड़ी क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा विस्तार हुआ है। इसे लॉ एस की श्रृंखला आयरन 1 सीरीज भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड विंध्य क्रम की चट्टानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के लातेहार जिले में पाई जाती हैं।
नहीं, लातेहार में नहीं पाई जाती, गढ़वा में पाई जाती है और थोड़ा बहुत पलामू में। ठीक है, तो हम गढ़वा पलामू कह सकते हैं लेकिन लातेहार नहीं कह सकते, तो गलत। यह चट्टानें बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त परतदार चट्टानें हैं, जैसे क्वार्टजाइट या डोलोमाइटिक, तो ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल के भूगर्भिक निर्माण में इसे शामिल किया जाता है, जिसका विकास झारखंड के सीमित क्षेत्र जैसे कि सोन के दक्षिण में गढ़वा जिला के उत्तरी भाग में हुआ है। हाँ, तो ये ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कि केवल एक स्टेटमेंट गलत था ना, गलत पूछा था हमसे। विंध्य क्रम की चट्टानें झारखंड के गढ़वा जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर की वर्तमान धरातल का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो ग्रेनाइट और नीस से हुआ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। छोटा नागपुर की वर्तमान धरातल का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग, पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़ दीजिए, क्योंकि पारसनाथ की पहाड़ी पूरे एक चट्टान है, मतलब एक पहाड़ है जो इस तरह से है, उसका पूरा दायरा बहुत ऊंचा ऊंचा नहीं है, एक ही है जो ऐसे ऊंचा है। तो हमको कह रहा है कि पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा बताइए तो पाट क्षेत्र है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ दे तो पाट क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। पाट क्षेत्र का विस्तार लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिले में है। पाट क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके, कहाँ से की जाती है? तो दक्षिण पठार की मेसा आकृति से इसकी तुलना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो भी सही नहीं है उसको टिक लगाएंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, उत्तरी कोयल नदी क्षेत्र एवं राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में है। कार्बोनिफेरस युग में हार्सिनियन हलचल में दबे पेड़ पौधों एवं जीवाश्मों से लंबे कालखंड में यहाँ की कोयला चट्टानें निर्मित हुई हैं। यहाँ कोयला की विशाल परत विद्यमान है। दामोदर घाटी वस्तुतः दरार घाटी का उदाहरण है। इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछटीकरण से हुआ है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट तो ठीक लग रहा है। अगला देखते हैं, पश्चिम में हुटार से पूर्व में झरिया तक संपूर्ण दामोदर में कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक काल तक के चलने वाले तलछटीकरण के कारण गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये सारा का सारा स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो हम लोग इसको पूरा पढ़ के चलेंगे। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, उत्तरी कोयल नदी क्षेत्र एवं राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में है। कार्बोनिफेरस युग में हार्सिनियन हलचल में दबे पेड़ पौधों एवं जीवाश्मों से लंबे कालखंड में यहाँ की कोयला चट्टानें निर्मित हुई। यहाँ कोयला की विशाल परत विद्यमान है। दामोदर घाटी वस्तुतः दरार घाटी का एक उदाहरण है। इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछटीकरण से हुआ है। पश्चिम में हुटार से पूर्व में झरिया तक संपूर्ण दामोदर घाटी में कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक काल तक चलने वाले तलछटीकरण के कारण गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संथाल परगना के क्षेत्र में जुरासिक काल में लावा प्रवाह के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, जबकि क्रस्टेशियस से इयोसीन काल तक रुक रुक कर दरारों में लावा के प्रवाह के कारण दक्कन लावा का निर्माण हुआ है। ठीक है, जिसके अवशिष्ट भाग पाट क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ अपक्षय एवं अपक्षयन से लैटेराइट मृदा एवं बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लैटेराइट एवं बॉक्साइड का निर्माण इन्हीं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसका विस्तार झारखंड के पाट क्षेत्रों गढ़वा, पलामू, गुमला तथा लोहरदगा, साहेबगंज के पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पाकड़ के पूर्वी भाग में हुआ है। तो इसका सही आंसर है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। संथाल परगना के क्षेत्र में जुरासिक काल में, यानी कि वो डायनासोर वाला काल है ना, जुरासिक काल में लावा प्रवाह के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, जबकि क्रस्टेशियस से इयोसीन काल तक रुक रुक कर दरारों में लावा के प्रवाह के कारण दक्कन लावा का निर्माण हुआ है, जिसके अवशिष्ट भाग पाट क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ अपक्षय एवं अपछादन से लैटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। लैटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण इन्हीं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसका विस्तार झारखंड के पाट क्षेत्रों में गढ़वा, पलामू, गुमला तथा लोहरदगा, इसके अलावा साहिबगंज के पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पाकुड़ के पूर्वी भाग में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रांची पठार की औसत ऊंचाई बताइए। तो इसका सही आंसर है 600 मीटर। ठीक है, 600 मीटर रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। रांची पठार का निर्माण नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार है। ठीक है, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ पठार के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है, जैसे कि हुंडरू बनता है, दंसम,
जो नहा इस पठार की आकृति चतुर्भुजाकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। झारखंड की स्थलाकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? जो भी सही होगा उसको टिक लगाएंगे। पहला है, झारखंड की वर्तमान स्थलाकृतियों के विकास में टर्सरी भू हलचल की भी भूमिका रही है, जिस कारण पठारों का स्पष्ट क्रम में विकास हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं ना। नेक्स्ट है, टर्सरी काल से पूर्व लंबे अपर्दन के कारण झारखंड का रांची पठार संप्राय मैदान में बदल चुका है। हिमालय भू हलचल के अप्रत्यक्ष प्रभाव से महान हिमालय के निर्माण के समय झारखंड का पाट क्षेत्र चौरसनुमा रूप से ऊपर उठ गया। देखिए, ये स्टेटमेंट किताब कह रहा है, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट सही है। सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि चौरसनुमा नहीं है पाट क्षेत्र। आपके लिए एक फिगर हम रखे हैं, देख लीजिए। छोड़िए, यहाँ तो फिगर नहीं है, ऐड हो पाया। आप एक काम कीजिए, कोई भी सार संग्रह की किताब है उसमें इसको जाकर के देखिए। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ झारखंड का धरातलीय स्वरूप दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो पाट क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये त्रिभुजाकार में है। इसको अगर हम ढंग से बनाएं तो ये इस टाइप से आ रहा है, जिसका आधार जो है वो उत्तर में है और जिसका नुकीलापन जो है वो नीचे में है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे चौरसनुमा, नहीं कह सकते चौरसनुमा, हम इसको कहेंगे रांची का पठार। ध्यान से देखिए, अगर इसका बाउंड्री हम लोग यहाँ से बनाए तो बिल्कुल चार चरखुटा बनता है ना, चौरसनुमा ये हुआ। तो यहाँ इस वर्ड से हमको थोड़ा सा ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, ये चौरसनुमा, अगर रांची के पठार के बारे में बात हो तो ठीक है, लेकिन पाट क्षेत्र आपसे जब भी पूछे इसका आकार, तो पाट क्षेत्र चतुर्भुजाकार नहीं है, त्रिभुजाकार है। ठीक, आप और भी देख लीजिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो थोड़ा माइंड में आपको ध्यान में रहेगा। जैसे ध्यान से देखिए, ये पाट क्षेत्र है अपना, ये रांची का पठार है। रांची के पठार के ऊपर दामोदर घाटी बेसिन है, जहाँ दामोदर नदी बही है उसके आसपास। उसके ऊपर ऊपरी हजारीबाग का पठार है और उसके बाद निचला हजारीबाग का पठार है, जिसका ऊंचाई थोड़ा कम होता है ऊपरी हजारीबाग का पठार से। ये जो क्षेत्र है उत्तरी कोयल बेसिन है, क्योंकि इधर से उत्तरी कोयल नदी निकली हुई है। ये राजमहल पहाड़ी है। ठीक है, ये जो ब्लैक में दिख रहा है, और उसके बाद में जो है वो गंगा का मैदान है, क्योंकि गंगा यहाँ से क्रॉस कर गई है, तो ये अपना मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी यहाँ ला के गिरा देती है, तो ये इसका क्षेत्र बन गया है। फिर जो आपको सबसे ज़्यादा याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा एकदम बगल बगल में है, देखिए रांची से इस साइड जाइए, पंच परगना का मैदान है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं तो थोड़ा गिजमिज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ढालभूम का क्षेत्र है, ये पोरहाट का क्षेत्र है, ये चाईबासा का मैदान है, और कोल्हान का पहाड़ी है, और ये सिमडेगा का पठार है। इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करके पहले एक बार देख लीजिए। इसको देखने के बाद ये चैप्टर पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। कौन किसके पूरब में है, कौन किसके पूरब पश्चिम में है, तो थोड़ा ये आपको याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपके सार संग्रह में भी इसका फ़ोटो होगा, मतलब इसका इमेज डाला हुआ होगा, और अगर पुराना बुक है नहीं है तो फिर चेंज कर लीजिए सार संग्रह, तो उसमें नए वाले में तो ये है। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं इसे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम वही कहे कि ये जो पाट क्षेत्र के लिए चौरसनुमा कह रहे हैं, ये थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है, लेकिन बुक के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही है, इसको अगर काट देते हैं तो। ठीक है, तो झारखंड की वर्तमान स्थलाकृतियों के विकास में टर्सरी भू हलचल की भी भूमिका रही है, जिस कारण पठारों का स्पष्ट क्रम में विकास हुआ है। टर्सरी काल से पूर्व लंबे अपर्दन के कारण झारखंड का रांची पठार संप्राय मैदान में बदल चुका है। हिमालय भू हलचल के अप्रत्यक्ष प्रभाव से महान हिमालय के निर्माण के समय झारखंड का पाट क्षेत्र चौरसनुमा रूप से ऊपर उठ गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है? तो पहले रांची का पठार और हजारीबाग का पठार कोई अलग नहीं था, दोनों एक ही था। ठीक है, लेकिन फिर बीच से नदी बह गई तो दोनों को क्या किया, काट काट के अलग कर दिया। एक इधर चला गया, नदी बीच से निकल गई, और दूसरा इधर। तो रांची एवं हजारीबाग का पठार को दामोदर नदी अलग करता है। ठीक है, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है? दामोदर नदी, दामोदर द्रोणी। रांची एवं हजारीबाग के पठार किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो भी कथन सही है उसको आप बताइए। तो पहला पढ़िए कि क्या है।
पहला है झारखंड के भूगर्भिक संरचना में धरातलीय स्वरूप, पेन देना होगा। धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत भू आकृति अर्थात भूभाग के उच्चावच का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही। भूभाग का उच्चावच भूगर्भिक बनावट का परिणाम होता है। भूगर्भिक बनावट एवं उच्चावच ही किसी राज्य के भौतिक स्वरूप का निर्धारण करते हैं। ठीक है। भौतिक दृष्टि से संपूर्ण झारखंड राज्य छोटानागपुर पठार का विस्तृत रूप है। यह विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है जिसमें आर्किन चट्टानों की बहुलता है और इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। अब बात यही थोड़ा सा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अगला है कि यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है जिसका विस्तार ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य सीमाओं तक है। तो अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। जो 450 मीटर बोल रहा था वो गड़बड़ था, 700 मीटर है। ठीक है, यही याद रखना है। बाकी जो है सब सही है, एक बार व्याख्या पढ़ के पार हो गए। धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत भू आकृति अर्थात भूभाग के उच्चावच का अध्ययन किया जाता है। भूभाग का उच्चावच भूगर्भिक बनावट का परिणाम होता है। भूगर्भिक बनावट एवं उच्चावच ही किसी राज्य के भौतिक स्वरूप का निर्धारण करते हैं। भौतिक दृष्टि से संपूर्ण झारखंड राज्य छोटानागपुर पठार पर विस्तृत है। यह विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है जिसमें आर्किन चट्टानों की बहुलता है और इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। ठीक है। यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग है जिसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के पाट क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है। तो पहला पढ़ेंगे कि पाट क्षेत्र पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर राज्य का सबसे ऊंचा भूभाग है। पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन। इस भूभाग में अनेक छोटे छोटे पठार हैं जिसकी ऊपरी सतह समतल है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में पाट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। इसका विस्तार रांची जिले के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर पलामू के दक्षिणी छोर तक हुआ है। ठीक है। ये इसे पश्चिमी पठार भी कहते हैं। इसका आकार चतुर्भुजाकार है जिसका आधार उत्तर में तथा शीर्ष दक्षिण में है। यहाँ से पकड़िए, चतुर्भुजाकार नहीं है, त्रिभुजाकार है। हम लोग पाट क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये ठीक है कि इसका आधार जो है मतलब कि चौड़ाई जो है वो उत्तर की दिशा में है और जिसका जो नुकीला इसका शीर्ष जो हो जाता है वो दक्षिण की ओर है। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये कटेगा। तो हम लोग इसको व्याख्या में देखेंगे। ठीक है। पाट क्षेत्र पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर राज्य का सबसे ऊंचा भूभाग है। पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन। इस भूभाग में अनेक छोटे छोटे पठार हैं जिसकी ऊपरी सतह समतल है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में पाट कहते हैं। इसका विस्तार रांची जिले के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर पलामू के दक्षिण छोर तक है। इसे पश्चिमी पठार भी कहते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार है, ना कि नहीं, क्या है ये बोला था, चतुर्भुजाकार नहीं है, त्रिभुजाकार है, जिसका आधार उत्तर में तथा शीर्ष दक्षिण में है। अभी आप फिगर में भी देखे थे और उसको आप बुक से पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। झारखंड के भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब हम लोग को सही कथन देखना है। पहला है पाट क्षेत्र की ऊपरी भाग टाण और निचला भाग दोन कहलाता है। ठीक है। और यही तो उल्टा हो गया, यही हो गया ना कि ये ठीक है, ये ठीक है, ऊपर वाला टाण और नीचे वाला दोना है तो दोना, हाँ ये ठीक है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 700 मीटर है, नहीं 900 मीटर है, ये गड़बड़ हो गया। इस क्षेत्र में स्थित ऊंचे पाटों में नेतरहाट पाट जो है 1180, गणेशपुर पाट 1171 एवं जमीरा पाट 1142 है। देखिए इसको, इस स्टेटमेंट को रट जाइए, सही है और पूछ भी सकता है। ठीक है। पाट क्षेत्र में एक नेतरहाट का पाट जो होता है उसका भी ऊंचाई का भी पूछ सकता है, गणेशपुर पाट का भी और जमीरा पाट का भी। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। पाट क्षेत्र की ऊपरी भाग टाण कहलाती है और निचला भाग दोन, निचला भाग दोन, दोना से याद कर लीजिए। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर है। इस क्षेत्र में स्थित ऊंचे पाटों में नेतरहाट पाट 1180 मीटर, गणेशपुर पाट 1171 मीटर, जमीरा पाट 1142 मीटर है। इसको 2-3 बार टाइम लगा के लेकिन रट जाइए इसको। चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई बताइए, तो ये 150 मीटर है। ठीक है। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना राजमहल ट्रैप है, जिसको हम लोग बोलते हैं जुरासिक काल में बना था। ठीक है। झारखंड की सबसे नूतन मतलब नया, सबसे नया भौतिक संरचना राजमहल ट्रैप है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप का सृजन जुरासिक काल में हुआ था, अभी आप फिगर में देख चुके हैं। ठीक है। झारखंड के भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
तो पहला है कि रांची पठार के बारे में है कि रांची पठार में रांची और खूंटी जिला के पठारी क्षेत्र को मुख्यतः शामिल किया जाता है। ठीक है। पहाड़ क्षेत्र के अलावा रांची के आसपास के निचले इलाकों में पाई जाने वाली छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो पाट प्रदेश का बाहरी क्षेत्र है, रांची पठार का भाग है। हाँ, सही है। इस क्षेत्र में साम्प्रायिक मैदानों पर धीमी ढाल होने के कारण कई जलप्रपात देखने को मिलते हैं। ठीक है। हजारीबाग पठार, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है, ये गड़बड़ है। ठीक है, 600 मीटर है। तो जो चौथा स्टेटमेंट था वही गलत हुआ है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही थे। रांची पठार के बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ डैश थोड़ा देना चाहिए। रांची पठार में रांची और खूंटी जिला के पठारी क्षेत्र को मुख्यतः शामिल किया जाता है। पाट क्षेत्र के अलावा रांची के आसपास के निचले इलाकों में पाई जाने वाली छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो पाट प्रदेश का बाहरी क्षेत्र है, रांची पठार का भाग है। इस क्षेत्र में संप्राय मैदानों पर धीमी ढाल होने के कारण कई जलप्रपात देखने को मिलते हैं। हजारीबाग पठार, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, ना कि 900 मीटर। ठीक है। अगला है झारखंड के गढ़वा उच्च भूमि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला है कि गढ़वा उच्च भूमि के बारे में आपको बताया कि सोन तथा कन्हर नदियों के मध्य इसकी अवस्थिति, बिल्कुल गलत। ठीक है, सोन नहीं है, कन्हर तो है लेकिन सोन नहीं है। सोन को काटेंगे, उत्तरी कोयल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तरी कोयल। इन दो नदियों के बीच के इस क्षेत्र को कभी किसी ने पश्चिमी पलामू तो किसी ने सोन कन्हर अंतर प्रवाही उच्च भूमि कहा है। जब उत्तरी कोयल है तो सोन क्यों कहेगा? तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ हुआ, ये भी स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, दोनों गलत हो गया। ठीक है। गढ़वा उच्च भूमि, उत्तरी कोयल तथा कन्हर नदियों के मध्य इसकी अवस्थिति है। इन दोनों नदियों के बीच इस क्षेत्र को कभी किसी ने पश्चिमी पलामू तो किसी ने कोयल कन्हर अंतर प्रवाही उच्च भूमि कहा है। ये हाथ आ गया है स्कैन करते वक्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला है छोटा नागपुर के बाहरी अवस्थित होने के कारण इसे बाह्य छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। तो यहाँ 600 से 900 मीटर नहीं होगा, ये गलत है, 300 से 600 मीटर होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट कटेगा यहाँ से। इसी क्षेत्र में झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर। यह चट्टान अति कठोर पायरोक्सीन ग्रेनाइट से निर्मित माना जाता है। ये पारसनाथ के बारे में बोला ऐसा। अगला, इसी पठारी क्षेत्र में पूर्व तथा दक्षिण की ओर ऊंचाई में क्रमिक बाह्य दिखाई पड़ता है, परंतु उत्तर की ओर कोडरमा के पठार इत्यादि क्षेत्र में तीव्र ढाल की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हजारीबाग पठार के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सा कथन सही हुआ? दूसरा और तीसरा कथन सही हुआ और बाकी पहला तो गलत था। छोटा नागपुर के बाहरी अवस्थिति होने के कारण इसे बाह्य छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। इसी क्षेत्र में झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। यह चट्टान अति कठोर पायरोक्सीन ग्रेनाइट से बना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पठारी क्षेत्र में पूर्व तथा दक्षिण की ओर ऊंचाई में क्रमिक बाह्य दिखाई पड़ता है, परंतु उत्तर की ओर कोडरमा के पठार इत्यादि क्षेत्र में तीव्र ढाल की स्थिति देखने को मिलती है। अगला है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही आंसर है 150 से लेकर 300 मीटर। इसको रट जाइए। अगला है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पारसनाथ है। कोई एग्जाम जल्दी नहीं होता है जिसमें ये क्वेश्चन आप पूछा जाए। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1365 मीटर है, 4478 फीट है। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह पठार का हिस्सा है। यह पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है। अगला है, झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर। आजकल ये ट्रेंड चला है दूसरा पूछने का, तो दूसरा में याद रखिएगा सर्वत पहाड़। झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर सर्वत पहाड़ी या गुलगुल पाट है। कितना है? 3819 3819 फीट, गढ़वा जिले में स्थित है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो भी गलत है टिक लगाएंगे। पहला है, सारंडा की पहाड़ी एवं वीर मित्रपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है। पोरहाट की पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। ठीक है। लोहरदगा की पहाड़ी रांची के पठार के पश्चिम भाग में है। ठीक है। पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची शिखर गणेशपुर पाट है, नहीं नेतरहाट पाट है, और 1180 उसका ऊंचाई है। तो ये हो गया गड़बड़। बाकी जो जितना स्टेटमेंट बोल रहा है, आप जो मैप अभी हम दिखाए थे आपको, उस मैप में बैठ करके इसको देखिए कि ये जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य बोल रहा है, क्या वो सही है तो फिर ठीक है, आपको याद हो गया है। ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कि सारंडा की पहाड़ी एवं वीर मित्रपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है।
पोरहाट की पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। लोहरदगा की पहाड़ी रांची के पठार के पश्चिम भाग में स्थित है। पहाड़ क्षेत्र की सबसे ऊंची क्षेत्र जो है वो नेतरहाट है और 1180 मीटर है इसका ऊंचाई। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सैल पाया जाता है? तो याद रखना है कि आर्कियन सैल समूह, झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन सैल समूह प्रकार का सैल पाया जाता है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहाड़ क्षेत्र का ऊपरी भाग दोन तथा निचला भाग टाण कहलाता है। नहीं, अभी हम लोग पढ़े थे कि वो जस्ट उल्टा हो गया ना। दोना में गड्ढा होता है ना, तो दोन को याद रखिए कि जो नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया गड़बड़। पहाड़ क्षेत्र की औसत ऊंचाई 720 मीटर है, ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है, 900 मीटर है। कितना है? 900 से 1100 मीटर के आसपास है ना। उत्तरी कोयल, शंख, फुलझर आदि नदियों का उद्गम स्थल पहाड़ क्षेत्र है, ठीक है। पहाड़ क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानू और सारो पहाड़ी है, ठीक है, तो सी सही है। अगला है व्याख्या, पहले देखेंगे। पहाड़ क्षेत्र का ऊपरी भाग टाण एवं निचला भाग दोन कहलाता है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है। इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में सोनू एवं सारो पहाड़ी मुख्य है। इस क्षेत्र में अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे उत्तरी कोयल, शंख, फुलझर आदि। रांची के पठार की आकृति कैसी है? तो अभी हम लोग देखे थे कि वो चौरस है ना। रांची की पठार की आकृति कितनी थी? ऐसे करके आ रहा था ना, ऐसे करके चौरस आ रहा था। शंख बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो शंख बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। शंख बेसिन पाट प्रदेश के पश्चिमी ढाल से ऊपरी शंख बेसिन क्षेत्र की औसत ऊंचाई अधिक होने के कारण इसे पाट क्षेत्र के अंतर्गत ही माना जाता है। निचला शंख बेसिन स्पष्ट रूप से बाह्य निम्न पठारी भूभाग का हिस्सा प्रतीत होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी गुमला जिला एवं संपूर्ण सिमडेगा जिला स्थित है, ठीक है, दोनों। शंख बेसिन पाट प्रदेश के पश्चिमी ढाल से ऊपरी शंख बेसिन क्षेत्र की औसत ऊंचाई अधिक होने के कारण से पाट क्षेत्र के अंतर्गत ही मानते हैं। निचला शंख बेसिन स्पष्ट रूप से बाह्य या निम्न पठारी भूभाग का हिस्सा प्रतीत होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी गुमला जिला एवं संपूर्ण सिमडेगा जिला स्थित है। मेरे हिसाब से आप सार संग्रह जरूर पढ़िए। ये जितना भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है वो एक एक का टॉपिक को दे करके उसके बारे में पूरा व्याख्या दिया हुआ है, तो आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। इसलिए उसको सार संग्रह को एक बार खोल के इससे पढ़िए, ठीक है। दक्षिणी कोयल बेसिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सारा कथन हम लोग पढ़ते चलते हैं। पहला है दक्षिणी कोयल बेसिन के बारे में कि उच्च दक्षिणी कोयल बेसिन के ऊपरी भाग का विस्तार रांची पठार तथा निम्न कोयल बेसिन क्षेत्र का विकास बाह्य पठारी भाग में हुआ है। अगला है कोयल रांची पठार में प्रवाहित होती हुई लोहरदगा के पास दक्षिण की ओर मुड़कर आगे बढ़ती है, तो बसिया कोनबीर प्रखंड से इसका निचला बेसिन क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। इससे आगे एस्कार्पमेंट में उतरने के बाद इसका संगम कारो नदी से हो जाता है। तो कारो नदी वाला बात सही है। यह नदी गुमला के पश्चिमी उत्तरी किनारे से होते हुए ओडिशा में प्रवेश कर जाती है। हम लोग किसके बारे में बात करें? दक्षिणी कोयल नदी के बारे में। तो डी सही है। 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, लेकिन चौथा गलत है। चौथा क्यों गलत है? ये सारंडा के पश्चिमी उत्तरी किनारे से होते हुए ओडिशा में प्रवेश कर जाती है। बाकी सारा का सारा सही है। एक बार और पढ़िए। दक्षिणी कोयल बेसिन के बारे में कह रहा है कि उच्च दक्षिणी कोयल बेसिन के ऊपरी भाग का विस्तार रांची पठार तथा निम्न कोयल बेसिन क्षेत्र का विकास बाह्य पठारी भाग में हुआ है। कोयल रांची पठार में प्रवाहित होती हुई लोहरदगा के पास दक्षिण की ओर मुड़कर आगे बढ़ती है, तो बसिया कोनबीर प्रखंड से इसका निचला बेसिन क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। इससे आगे एस्कार्पमेंट में उतरने के बाद इसका संगम कारो नदी से होता है, जिसके बाद यह सारंडा के पश्चिमी उत्तरी किनारे से होते हुए ओडिशा में प्रवेश कर जाती है। अगला है चाईबासा का मैदान झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है निचली नदी घाटी और मैदानी भाग। ये पूरा चाईबासा का मैदान है ना, बड़ा सा। चाईबासा का मैदान निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र में स्थित है। चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह उत्तर में दालमा की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी, पश्चिम में सारंडा एवं उत्तर पश्चिम में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। फिर फिगर में आप जाकर के देखिए कि क्या जितना ये दक्षिण पश्चिम पूरब के बारे में व्याख्या कर रखे वो सही है, और है तो फिर उसको रट जाइए, ठीक है। और यहाँ चावल का खेती बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चारों तरफ का भूमि ऊंचा है, ये नीचा है, पानी अच्छा आके यहाँ इकट्ठा होता है, ठीक है।
झारखंड की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि धारवाड़ प्रदेश या चाईबासा क्षेत्र आर्किन चट्टानों के अपरदित अवसादों के निक्षेपण एवं रूपांतरण वाले क्षेत्रों को धारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। और दूसरा, इसी का इस क्षेत्र में ग्रेनाइट और ग्रेफाइट आधारभूत चट्टानों के ऊपर फाइलाइट और माइका सिस्ट के जमाव मिलते हैं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? व्याख्या देखना पड़ेगा। ए, धारवाड़ प्रदेश या चाईबासा क्षेत्र आर्किन चट्टानों के अपरदित अवसादों के निक्षेपण एवं रूपांतरण वाले क्षेत्रों को धारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र में ग्रेनाइट और नीस आधारभूत चट्टानों के ऊपर फाइलाइट और माइका सिस्ट के जमाव मिलते हैं। अगला है, झारखंड के भौगोलिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट इसका देखेंगे 34 नंबर का। दामोदर घाटी का विस्तार एक चौड़ी घाटी के रूप में विविध ऊंचावचों के साथ है। इस घाटी क्षेत्र में अनेक एकाकी पहाड़ियां, स्कार्प किनारा और छोटे पठारी भूभाग दिखाई देते हैं। यहाँ की चट्टानें महादेव सीरीज के बालू पत्थर और कांग्लोमरेट से निर्मित है, जो कहीं कहीं हजारीबाग और रांची पठार के समतुल्य ऊंचे हो जाते हैं। चौथा है, दामोदर घाटी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी दामोदर घाटी और निचली दामोदर घाटी। इसका विभाजन 450 मीटर की कंटूर रेखा से होता है। तो ये 450 जो है वो गलत है। 300 कितना? 300 चौथा स्टेटमेंट है वह गलत। इसको पूरा व्याख्या पढ़िए। दामोदर घाटी का विस्तार एक चौड़ी घाटी के रूप में विविध उच्चावचों के साथ है। इस घाटी क्षेत्र में अनेक एकाकी पहाड़ियां, स्कार्प किनारा और छोटे पठारी भूभाग दिखाई देते हैं। यहाँ की चट्टानें महादेव सीरीज के बालू पत्थर और कांग्लोमरेट से निर्मित है, जो कहीं कहीं हजारीबाग और रांची पठार के समतुल्य ऊंचे हो जाते हैं। दामोदर घाटी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी दामोदर घाटी और निचली दामोदर घाटी। इसका विभाजन 300 मीटर की कंटूर रेखा से होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के भौगोलिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब जो गलत होगा उसको टिक लगाएंगे। पहला है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के बारे में कि यह असमान नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक है। ठीक है, 300 से 500 मीटर तक है ऐसा कह रहा है, तो ये गलत है। 150 से 300 मीटर तक है, स्टेटमेंट गलत। इसका विस्तार देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज जिले तक है। यह 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में इसकी स्थिति नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम टोंगरी तथा गुंबद नुमा पहाड़ियों का नाम डोंगरी है। ये ठीक है। जो ऐसे तीक्ष्ण होगा ना उसका नाम टोंगरी है, और जो ऐसे करके पहाड़ होगा चाहे थोड़ा सा और ऐसा तो उसको डोंगरी कहेंगे। इसके पहाड़ी क्षेत्र से अनेक नदियां निकलकर पूरी ढाल में प्रवाहित होती है। इस नदियों द्वारा पर्वत की तलहटी क्षेत्र में भारी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेपण होता है। तो ये ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही था। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र या आसमान नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। सबका मीटर को ही गलत दे के रखा है, मतलब कि मीटर रटना होगा। झारखंड के भौगोलिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि यह चाईबासा का मैदान झारखंड का प्रमुख मैदानी क्षेत्र है, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये ठीक है। इसके उत्तर में रांची का पठार नहीं, उत्तर में रांची का पठार नहीं है। पूर्व में ढालभूमि की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, पश्चिम में सारंडा वन तथा पश्चिमोत्तर में पुरहाट की पहाड़ी स्थित है। फिर से आप फिगर को जाकर के देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि उत्तर में रांची का पठार नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। चाईबासा का मैदान झारखंड का प्रमुख मैदानी क्षेत्र है, जो पश्चिम सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसके उत्तर में दालमा की श्रेणी है, पूर्व में ढालभूमि की श्रेणी है, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी है और पश्चिम में सारंडा वन तथा पश्चिमोत्तर में पोरहाट की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, आप इसको एक बार और देखना चाहे तो देख लीजिए। देखिए ये चाईबासा है। ठीक है, तो रांची का पठार कहाँ पूर्वी में पड़ा क्या? नहीं, पूर्वी में तो पोरहाट पड़ा, फिर इधर ढालभूमि पड़ गया, फिर इधर कोल्हान पहाड़ी पड़ गया, फिर इधर सारंडा वन पड़ेगा, है ना। ऐसे लिखा हुआ फिगर में नहीं है लेकिन सारंडा वन पड़ेगा। तो इसी चलते हम लोग इसको यहाँ पे इस टाइप का आप एक बार देख लीजिए ध्यान से कि क्या कहना चाह रहा है। अगला नहीं है, हो गया ख़त्म। तो ये यहीं पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। आपको
सारा क्वेश्चन अगर यहाँ से नहीं होता है तो आप जाकर सार संग्रह एक बार पढ़िए, क्योंकि आई फील कि ये पर्याप्त नहीं होगा। धन्यवाद।